लिटिल व्यू। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स को नोट्स प्रोवाइड कर दूं, तो एज सच आप परफेक्ट जो कहा जाता है ट्रांसलेशन इंग्लिश का हिंदी में या हिंदी का इंग्लिश में वो नहीं है, पर सारी बातें कही गई हैं। तो होप ये वीडियो दोनों के लिए ही यूज़फुल होगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए। तो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट topic of this lecture, origin of word empowerment, a little view. Since the late 1970s, the term empowerment has been literally applied by academics and aid workers in English speaking world, including social services, social psychology, public health, adult literacy and community development. सबसे पहले 1970 के दशक के उत्तरार्ध में, मतलब 1970s का जो डिकेड्स चल रहा था उसके उत्तरार्ध में, मतलब लेट 1970s में सशक्तिकरण शब्द को उदारतापूर्वक अंग्रेजी भाषी दुनिया में शिक्षाविदों और सहायता कार्यकर्ताओं द्वारा लागू किया गया, जिसमें सामाजिक सेवाएं, सामाजिक मनोविज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थ्य, वयस्क साक्षरता और सामुदायिक विकास शामिल हैं। तो सबसे पहले 1917 के लेट डिकेड्स में एम्पावरमेंट कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, ठीक है। मतलब 60s के या 50s के डिकेड्स में हम एम्पावरमेंट कंसेप्ट को या वर्ड को नहीं सुने, हमने 1970s लेट 1970s में ये एम्पावरमेंट वर्ड की शुरुआत हुई, और जो एकेडमिक दुनिया थी उसने सबसे पहले इस वर्ड का इस्तेमाल शुरू किया करना, और धीरे धीरे फिर ये आगे लागू किया गया अन्य क्षेत्रों में, जैसे कि सोशल साइकोलॉजी में, सामाजिक मनोविज्ञान में, सार्वजनिक स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ में, फिर एडल्ट लिटरेसी वयस्क साक्षरता में, और सामुदायिक विकास में शामिल किया गया इन शब्दों को। ये बात जो कही गई है, देखिए सोशियोलॉजी की सबसे बड़ी चीज़ होती है रेफरेंस कोट करना। आप मेरे हर लेक्चर में देखे होंगे कि मैं कोई बात करती हूँ तो जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जो हमारे विद्वान हैं सोशियोलॉजी के या ह्यूमैनिटीज़ के, उनके बात को मैं कोट करती हूँ। तो रेफरेंसेस इज़ वेरी मस्ट। आप कोई भी बात करिए रेफरेंस दे करके बात करना सीखिए, आप जैसे जैसे हायर एजुकेशन की तरफ मूव करेंगे, इसलिए मैं फोकस करती हूँ। ये बातें जो कही गई हैं, ये कही गई हैं बारबरा लेवी साइमन बारबरा लेवी। आप जानते हैं कि जब किताबें लिखी जाती हैं तो टाइटल पहले लिखी जाती हैं, नाम बाद में लिखा जाता है। 1994 में इनकी एक बुक आई थी, द एम्पावरमेंट ट्रेडिशन इन अमेरिकन सोशल वर्क अ हिस्ट्री, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस में, उसमें ये चीज़ मेंशन की गई है। From the 1990s, the concept began to gradually gain a footing in the international gender and development agenda. By the end of the decade, it had definitely entered the new credo of international development organizations on poverty reduction. 1970s की मैंने बात की, अब 1990 के दशक से अवधारणा ने, किसकी अवधारणा? सशक्तिकरण की अवधारणा ने धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय लिंग और विकास के एजेंडे में एक मुकाम हासिल शुरू कर दिया। मतलब 1990s से हम इसे जेंडर और डेवलपमेंट के फेज में स्टडी करने लगे। दशक के अंत आते आते, मतलब 1990 का जो दशक था उसके अंत तक आते आते सशक्तिकरण की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों जो मूलतः गरीबी उन्मूलन हेतु कार्य कर रहे थे प्रवेश कर गई। अब धीरे धीरे, पहले जो इसे एकेडमिशियन यूज़ करते थे 1970s के डिकेड्स में, अब 1990s के लास्ट में आते आते अब जो भी पॉवर्टी जो इरेडिकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स चल रहे थे या इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो एजेंसीज थी, वो इस एम्पावरमेंट कंसेप्ट का यूज़ शुरू कर दी करना।
Though the term's adoption by international institutions was initially welcomed enthusiastically by a number of intellectuals, activists, and development professionals, it is strongly criticized too. हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा इन शब्द को अपनाने में शुरू में कई बुद्धिजीवियों, कार्यकर्ताओं द्वारा उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया था, लेकिन आज इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। तो जो एम्पावरमेंट कॉन्सेप्ट था ये 1970s से शुरू हुआ, फिर 90s के डिकेड्स में फुल इसका यूज़ होने लगा, और 1990s के डिकेड्स के लास्ट तक आते आते जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थे या जेंडर रिलेटेड या पॉवर्टी इरेडिकेशन रिलेटेड जो पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जा रही थी, उसमें इस शब्द का भरपूर प्रयोग किया गया। और मतलब इसको लोग खुल करके, जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी थी या जो एक्टिविस्ट थे या जो प्रोफेशनल्स लोग थे, उनको यूज़ करने लगे। पर आज इस शब्द की थोड़ी आलोचना होना शुरू हो गया है। तो हम इस शब्द की तरफ बहुत ज़्यादा इसके इतिहास और इसके क्रिटिसिज्म की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारे लेक्चर का पार्ट नहीं है। पर आपने इतना समझा कि ये सशक्तिकरण शब्द की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से ये एकेडमिक वर्ल्ड से प्रोफेशनल वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ना शुरू हुई। वूंग कू फू 2003 में इनकी एक बुक आती है, एम्पावरमेंट एज अ पेंसिया फॉर पॉवर्टी, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स। आप इस बुक को एम्पावरमेंट के डिटेल्स को जानने के लिए देख सकते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं कि एम्पावरमेंट शब्द का तो हमने देख लिया कि ओरिजिन ऑफ एम्पावरमेंट वर्ड, पर हम आगे देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट डेफिनेशंस एंड व्हाट आर द डिफरेंट कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द एम्पावरमेंट। कंसेप्ट ऑफ एम्पावरमेंट. Empowerment is a term which is used loosely, but the common understanding about it is that people achieve true empowerment through their own efforts. ये शब्द जो सशक्तिकरण शब्द है उसको हम बहुत लूजली, बहुत कॉमनली यूज़ कर लेते हैं। हर जगह हम सशक्तिकरण ऐसे शब्द को यूज़ कर लेते हैं, पर इसका अगर हम बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग से समझे इस शब्द को, सामान्य एक हम समझ रखे इस शब्द की तरफ, तो इसका अर्थ ये होता है कि पीपल अचीव थ्रू देयर ओन एफर्ट्स, कि एक व्यक्ति जो है वो अपने स्वयं के प्रयासों से वो जिन चीज़ों को अचीव कर ले, धीरे धीरे जब वो एक समय अंतराल में चीज़ों को अचीव करने लगे। अब चीज़ों को अचीव करना मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, दैट इज़ नॉट एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का कंसेप्ट अभी मैं आपको और आगे समझाऊंगी कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, डिसीजन मेकिंग में ये सारे शब्द होते हैं एम्पावरमेंट का। कार्ल मार्ली एक है स्कॉलर, इन्होंने क्या डिफाइन किया आप इसको समझिए। Empowerment is a process rather than something that can be given to people. इस कॉन्सेप्ट को आप एकदम अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए कि empowerment is a process. प्रोसेस आप जानते हैं, प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया जो समय के अनुसार आगे बढ़ती रहती है। एक दिन में हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, जैसे मॉडर्नाइजेशन, सोशलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, ये सब प्रोसेस हम पढ़ते हैं कि ये कोई एक दिन का कोई हमारा एफर्ट नहीं होता है। ये एक समय से जब हम आगे प्रयास करते जाते हैं किसी चीज़ की तरफ, वो जब हमें अंत में हासिल होता है तो एम्पावरमेंट एक प्रोसेस है, मतलब लगातार अनवरत चलने वाली चीज़। ऐसी कोई चीज़ नहीं, कोई ऐसा थिंग नहीं, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं कि जिसे हम पा जाए। वही अभी हमने बताया ना कि जैसे टीवी ले लेना या फ्रिज पा जाना, ये तो कम्योडिटी है ना, कमोडिटी को हम प्राप्त कर लिए। पर सशक्त हम कैसे होंगे? तो ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। She further says that the process of empowerment is both individual and collective, since it is through involvement in groups that
people must most often begin to develop their awareness and the ability to organize, to take action and bring about change. तो आपने अभी मार्ली काल के डेफिनेशंस में आपको 2-3 चीज़ें अच्छे से याद कर लेनी है. पहला तो इन्होंने बोला है कि एम्पावरमेंट इज अ प्रोसेस रेदर देन समथिंग दैट कैन बी गिवन टू पीपल, कि एक प्रक्रिया है. फर्स्ट हेडिंग अंडरलाइन कर लीजिएगा आप इसको पढ़ते समय. सेकेंड चीज इन्होंने बोला है कि इट इज बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव, कि एम्पावरमेंट एक इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत स्तर पे भी दिखता है और एक कलेक्टिव मतलब एक सामूहिक रूप में भी दिखता है. और इसमें मतलब एक इंडिविजुअल भी शामिल हो सकता है और एक ग्रुप भी शामिल हो सकता है. किस लिए? वो अवेयरनेस उनकी बढ़े किसी भी चीज़ को लेकर के, और वो अपने एक्शन को करे और उस एक्शन से कुछ सोसाइटी में चेंज भी दिखना चाहिए. ये मैरली काल की का कंसेप्ट है. इनकी बुक है विमेन एंड एम्पावरमेंट, पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग. ये जेड बुक्स लिमिटेड लंदन की है, 1995 में प्रकाशित हुई. सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है, न कि कोई वस्तु जो किसी को दी जा सकती है. सशक्तिकरण की प्रक्रिया व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों होती है. ये समूहों में शामिल होने के माध्यम से होता है. तो आपने इसका इंग्लिश कंसेप्ट भी देख लिया और हिंदी कंसेप्ट भी देख लिया. तो 2 कंसेप्ट हमने देखा. एक जनरल कंसेप्ट था एम्पावरमेंट का, जो कि फर्स्ट पॉइंट है, और सेकंड हमने मार्ली काल का देखा. अब हम आगे के कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं. वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन हम देखते हैं. World Bank defines empowerment as the process of increasing the capacity of individual or groups to make choices and transform these choices into desired actions and outcomes. सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किन्हीं समूह अथवा व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि का प्रयास किया जाता है. ये आप ध्यान रखिएगा कि एम्पावरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी इंडिविजुअल का या समूह का, कलेक्टिव, हमने पीछे बताया ना कि इट इज़ इंडिविजुअल और कलेक्टिव बोथ द कंसेप्ट. तो किसी इंडिविजुअल का या ग्रुप का जब हम कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं, उसकी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो वो प्रक्रिया होती है सशक्तिकरण की. सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता, बेहतर नियंत्रण के लिए प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ एवं स्वतंत्र होता है. इसीलिए आप 70s के पहले का डिकेड्स देख लीजिए, तो वी वर नॉट फ्री टू टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग आवर पॉलिटिकल सिस्टम, और इवन विमेन वर नॉट सो मच फ्री टू टेक या और टू पार्टिसिपेट इन देयर होम डिसीजन. तो वो घर के भी डिसीजन में या राजनीतिक उनका भागीदारी नहीं थी. तो सशक्तिकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम व्यक्ति की सबसे पहले तो क्षमता बढ़ाने का कार्य करते हैं और उनको जागरूक करने का कार्य करते हैं, और ये कार्य करते हैं कि वो अपने विषय में निर्णय ले सके. एम्पावरमेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एम्पावरमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस. याद रखिएगा, अब एक और पॉइंट है मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस. आप देख रहे हैं ना कि ये बहुआयामी प्रक्रिया है, एंड रिफर्स टू द एक्सपेंशन ऑफ फ्रीडम ऑफ चॉइसेस एंड एक्शन इन ऑल स्फेयर्स. ऑल स्फेयर मीन्स इन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, होम. मतलब कि सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी व्यक्ति या समूह को उसके हर क्षेत्र में सशक्त करने का प्रयास करें, चाहे वो सोशल एरियाज हो, सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र. जैसे राजनीतिक क्षेत्र में सशक्तिकरण कैसे हुआ कि अब हम हर लोगों को वोट देने का अधिकार दिए, हमारी डेमोक्रेसी ये कहती है. इसी तरह आप सोशल क्षेत्र में देख लीजिए तो हर को जीने का अधिकार है, हर को अपने
स्वतंत्र बोलने का अधिकार है। तो राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, ये सब क्या है? ये सब हमें एम्पावरमेंट की तरफ आगे बढ़ा रहा है। सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है और यह किसी के जीवन को आकार देने के लिए सभी क्षेत्रों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में स्वतंत्रता प्रदान करती है। अगर आप किसी को देखें कि अगर वो सोशल बहुत एक्टिव है पर पॉलिटिकली वो बहुत एक्टिव नहीं है, तो समझिए कि उसका अभी पूरा एम्पावरमेंट नहीं हुआ है। अब हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। डॉड एंड ग्यूट्रेस 1990 में इनका कॉन्सेप्ट आया। ऑल्दो एम्पावरमेंट हैज़ बीन अ सोशल वर्क buzzword since the 1960s, most members of the profession have not taken serious systematic look at the major root of the power. Yet understanding power is essential before one can discuss what empowering practices is. देखिए, डॉड एंड ग्यूट्रेज ने एम्पावरमेंट को डिफाइन करने के लिए उसमें जो एक वर्ड है पावर, जैसे आप स्पेलिंग लिखती है EMPOWER, तो EM जो है वो एक तरह का प्रीफिक्स है और पावर, तो इन्होंने कहा कि एम्पावरमेंट जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है, एम और पावर। तो हमें पावर को डिफाइन करना पड़ेगा पहले, ठीक है। जब तक हम पावर को डिफाइन नहीं कर पाते, हम एम्पावरमेंट को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको विमेन एम्पावरमेंट कॉन्सेप्ट आता है तो आपको सबसे पहले एम्पावरमेंट को डिफाइन करना होगा और एम्पावरमेंट से को बताना होगा कि एम्पावरमेंट जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एम और पावर। तो हमें डॉड एंड ग्यूट्रेस ने पावर को डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है कि पावर इज यूजुअली डिफाइंड इन टू वेज, द एबिलिटी टू गेट वॉट वन वॉन्ट्स। एक तो हमारी वो क्षमता जिससे हम जो पाना चाहे वो पा सके, पहला तो पावर का मतलब यही होता है। और सेकंड क्या है कि द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू थिंक, फील, act and believe in way that further one's interested। कि एक पावर का मतलब ये होता है कि हम लोगों के उस क्षमता को विकसित करें कि वो जैसा सोचता हो, जैसा कार्य करना चाहता हो और वो उसी के आधार पे कार्य करे, जैसा वो सोच रहा है उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करे। और इस एबिलिटी को बढ़ाना भी क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। पावर को डॉड एंड ग्यूट्रेस ने दो तरह से डिफाइन किया। फर्स्ट इज वेरी सिंपल कि द एबिलिटी टू गेट व्हाट वंस वांट, कि जो सामने वाला चाहता है उसको वो चीज़ मिल पाए, वो पावर है। एंड द सेकेंड वन इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू थिंक, फील, एक्ट एंड बिलीव इन वे दैट फर्दर वंस इंटरेस्टेड। इसको यहाँ मैंने गलती से पेरेंटी एम लिखा है, इनकी भी एक बुक है, गलत नहीं है, एक इनकी बुक आती है पावर एंड पावरलेस पे, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्योंकि ये दो कॉन्सेप्ट जो पावर को, इसको डॉड एंड ग्यूट्रेस ने भी डिफाइन किया और पेरेंटी एम ने भी डिफाइन किया है। डॉड, पामेला और लॉरेन ग्यूट्रेस की जो बुक है वो है प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर द फर्दर पावर पर्सपेक्टिव ऑन कम्युनिटी प्रैक्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन इन सोशल वर्क। तो ये आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट काल का है। अगेन मैरी काल 1995 में फील्स दैट एम्पावरमेंट इज अ वर्ड वाइडली यूज्ड बट सेल्डम डिफाइंड। बहुत ज़्यादा इस शब्द का प्रयोग किया जाता है पर इसे हम परिभाषित बहुत कम ही करते हैं। लॉन्ग बिफोर द वर्ड बिकेम पॉपुलर, विमेन वर स्पीकिंग अबाउट गेनिंग कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग that affect them in the home and community, in government and international development policies. The word empowerment captures that sense of gaining control, of participating, of decision making। बहुत ही वाइडली इन्होंने डिफाइन किया है और बताया है। इन्होंने ज़्यादातर एम्पावरमेंट के कॉन्सेप्ट को विमेन एम्पावरमेंट से जोड़ा है।
अपनी बुक विमेन एंड एम्पावरमेंट, पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग। हिंदी में भी मैं इसको समझाती हूँ फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कि सशक्तिकरण व्यापक रूप से प्रयुक्त शब्द है, लेकिन शायद ही कभी परिभाषित किया हो। आप भी देखिए, पढ़ते हैं आप, जनरली विमेन एम्पावरमेंट का तो कंसेप्ट बहुत देख लेते हैं, पर एम्पावरमेंट का कंसेप्ट आपको बहुत कम दिखाई देता है। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं विमेन एम्पावरमेंट पढ़ाने से पहले आपको एम्पावरमेंट के बारे में बताऊंगी। प्लीज़ ज़रूर, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर बताइएगा कि सशक्तिकरण, कार्ल ने क्या बताया कि सशक्तिकरण व्यापक रूप से प्रयुक्त शब्द है, लेकिन शायद ही कभी परिभाषित किया गया हो। इस शब्द के लोकप्रिय होने के बहुत पहले ही महिलाएं अपने जीवन पर नियंत्रण पाने, निर्णय निर्धारण में अपनी सहभागिता के लिए आवाज़ उठा रही थी, जिससे उन्हें अपने घरों के साथ साथ समुदाय तथा सरकारी व अंतर्राष्ट्रीय विकास नीतियों में स्थान मिल सके। सशक्तिकरण शब्द नियंत्रण प्राप्त करने की भावना, सहभागिता की भावना तथा निर्णय निर्धारण की भावना को दर्शाता है। एकदम अच्छे से याद कर लीजिए कि सशक्तिकरण जो शब्द है वो नियंत्रण प्राप्त करने की भावना, अपने सहभागिता की भावना और साथ में निर्णय निर्धारण की भावना को दर्शाता है। तो ऐसा नहीं कि 1970 के दशक में ये शब्द आया, तो उससे पहले जब शब्द आया तभी महिलाएं उठी अपने आप को सशक्तिकरण करने के, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सशक्तिकरण शब्द 1970 के दशक से शुरू हुआ है, पर इस शब्द का जो भाव है वो बहुत पहले से ही हो रहा है। मतलब महिलाएं शुरू से ही, बहुत पहले से ही अब डिमांड लेके उठी थी कि हमें डिसीज़न मेकिंग में हमारा रोल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर घर में ज़मीन खरीदी जा रही है या बच्चों की शादी हो रही है और उसमें पत्नियों से न पूछा जाए, जो घर के मेल मेंबर्स हैं वो आपस में डिसाइड करके घर बेटियों की शादी कर दे या बेटों की शादी कर दे, या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसमें अपनी पत्नियों से डिसीज़न न लिया जाए, तो ये एम्पावरमेंट नहीं हुआ। तो आज भी हमारे दौर में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हमें लगता है कि वो सशक्त हैं, पर मे बी क्योंकि हमने बताया ना कि एम्पावरमेंट कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ एक डायमेंशन नहीं है, उसका मल्टी डायमेंशनल है। मतलब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी होना चाहिए, सोशल एम्पावरमेंट भी होना चाहिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी होना। आज भी आप देख लीजिए, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ऐसे हैं जिसमें विमेन का परसेंटेज बहुत कम है। तो क्या हम सशक्त हैं? क्या महिलाएं सशक्त हैं? ऐसा नहीं है। हो सकता है कि हम एक आयाम पे सशक्त हों पर दूसरे आयाम पे कहीं ना कहीं से कमज़ोर हों। अच्छा, एम्पावरमेंट शब्द को कई लोग बड़े गलत तरीके से देखते हैं। एम्पावरमेंट के जब आप पर्सपेक्टिव को समझेंगे तो लिबरल एम्पावरमेंट भी होता है, रेडिकल एम्पावरमेंट भी होता है, सोशल एम्पावरमेंट। जब हम फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सोशल फेमिनिज्म भी है, रेडिकल फेमिनिज्म भी है और लिबरल फेमिनिज्म भी है। तो कई लोग रेडिकल फेमिनिज्म की बात को सपोर्ट करते हैं, कई लोग सोशल फेमिनिज्म के बात को सपोर्ट करते हैं और कई लोग लिबरल फेमिनिज्म की बात को सपोर्ट करते हैं। वो अलग कॉन्सेप्ट है, वह फेमिनिज्म का कंसेप्ट है। फिलहाल अभी हम एम्पावरमेंट के कंसेप्ट पे चर्चा कर रहे हैं। तो काल के डेफिनेशंस को आपने बहुत डिटेल में देखा। अब हम मूव करेंगे पिल्लई, जेके पिल्लई के डेफिनेशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू पिल्लई, जेके पिल्लई, एम्पावरमेंट इज एन एक्टिव multi-dimensional process which enables women to realize their full identity and powers in all sphere of life। सशक्तिकरण एक सक्रिय बहुआयामी प्रक्रिया है जो महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी पूर्ण पहचान और शक्तियों का एहसास कराता है। मतलब एम्पावरमेंट कॉन्सेप्ट को इन्होंने भी विमेन से जोड़ने की कोशिश की। विमेन एंड एम्पावरमेंट, ज्ञान पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली। यहाँ से जेके पिल्लई ने 1995 में इनकी बुक प्रकाशित हुई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एम्पावरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग लीडिंग टू ग्रेटर पार्टिसिपेशन, टू ग्रेटर डिसीजन मेकिंग, पावर एंड कंट्रोल एंड ट्रू
एंड टू ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन। सशक्तिकरण जागरूकता और क्षमता निर्माण की प्रक्रिया है जो निर्णय लेने की शक्ति और नियंत्रण को बढ़ाता है। मे बी अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। बात सभी लोगों ने ऑलमोस्ट वही कही है। किसी ने मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस कहा है, किसी ने एक्टिव प्रोसेस कहा है, किसी ने अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोसेस कहा है, किसी ने ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, पावर कंट्रोल, ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, आपको बस मेन जो पॉइंट है उसको पकड़ करके अपने आगे डेफिनेशंस को लिखना होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है द सोशल वर्क डिक्शनरी बार्कर की 1991 में डिफाइंस एम्पावरमेंट एज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग अ ग्रुप और कम्युनिटी और अचीव पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और रेलिवेंट लीगल अथॉरिटी। सशक्तिकरण एक समूह या समुदाय की मदद करने, राजनीतिक प्रभाव प्राप्त करने तथा कानूनी प्राधिकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया। देखिए थोड़ा सा डेफिनेशंस में इनके जो पॉइंट्स हैं वो अलग अलग हैं। क्या क्या? किसी एक समूह या समुदाय की मदद करने, राजनीतिक प्रभाव प्राप्त करने, ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं। साथ ही ये कानूनी प्राधिकरण लीगल अथॉरिटी को प्राप्त करने की बात करते हैं। अब बहुत सारे लोग लीगल अथॉरिटी नहीं जानते हैं, इसलिए मैंने इसको डिफाइन किया है कि लीगल अथॉरिटी इज एनी published source of law that presents the legal rules, legal doctrine or legal reasoning that may be used as the basis for legal decision। कानूनी प्राधिकरण कानून का कोई प्रकाशित स्रोत है, ठीक है। पब्लिश्ड ये सोर्स होता है जिसमें कि सारे नियम कानून लिखे रहते हैं, जो कानूनी नियमनों, कानूनी सिद्धांत या कानूनी तर्क को प्रस्तुत करता है, जिसका उपयोग कानूनी निर्णयों के आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो द सोशल वर्क डिक्शनरी ने बताया कि एम्पावरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई ग्रुप या कोई कम्युनिटी या कोई इंडिविजुअल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस प्राप्त कर सके और रेलिवेंट लीगल अथॉरिटी को पा सके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है भंडूरा की 1986 में इनका आया कि एम्पावरमेंट इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स गेन एफिकेसी डिफाइंड एज द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल परसीव्स दैट ही और शी कंट्रोल हिज और हर इन्वायरमेंट। कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि ही और शी मतलब कोई मेल या फीमेल ये जान सके कि उसको अपने इर्द गिर्द जो उसका पर्यावरण है उस पर उसका नियंत्रण है कि नहीं है। ये मैं नेचुरल इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सोशल इन्वायरमेंट की बात कर रही हूँ। जब आप इन्वायरमेंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं। नेचुरल होते हैं जो कि हमारे पेड़ पौधे, समुद्र, नदी, ठीक है, आकाश, पक्षी, ये सब हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के, पहाड़, ये सब नेचुरल इन्वायरमेंट के वो हैं सोर्सेज। और जो सोशल इन्वायरमेंट होता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इंटरेक्ट करता है, तो जब वैसे पर्यावरण जो विकसित होते हैं हम उनको सोशल इन्वायरमेंट कहते हैं। तो अपने सोशल इन्वायरमेंट में किसी एक व्यक्ति या समूह का कितना कंट्रोल है, इसको भंडूरा ने बताया कि इस कंट्रोल पावर का डेवलप होना ही सशक्तिकरण की प्रक्रिया है। इनकी बुक है सेल्फ रेलिवेंट थॉट, अ डेवलपमेंट एनालिसिस ऑफ सेल्फ एफिकेसी। नेक्स्ट एंड लास्ट, द टर्म एम्पावरमेंट लिटरली मीन्स द प्रोसेस ऑफ चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग पावर रिलेशन एंड ऑफ गेनिंग ग्रेटर कंट्रोल ओवर द सोर्स ऑफ पावर। कि जो पहले से स्थापित व्यवस्था है, जब हम उसको चैलेंज करेंगे और चैलेंज करने के क्रम में जब हम उस बदलती जो परिस्थितियां हैं उसमें अगर हम कंट्रोल बनाने लगेंगे अपना, तो इसको एम्पावरमेंट कहते हैं। जैसे पहले एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन क्या था, अगर हम मेडिवल इंडिया की बात करें तो विमेन को बहुत राइट्स नहीं मिले थे, बहुत कंजर्वेटिव थॉट उनके लिए रखी जाती थी। तो ये एग्जिस्टिंग वो था, सिचुएशन था, एग्जिस्टिंग पावर रिलेशन था। पर धीरे धीरे जब हम आगे सिविलाइज्ड होते गए और डेवलप होते गए, 1970s का डिकेड आया, 1990s का डिकेड्स आया, 20th सेंचुरी आई, 21st सेंचुरी आई, और विमेन के रोल में, विमेन का जो इमेज था, उसका जो स्टेटस था, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। तो इसको रश्मि अग्रवाल और राव ने अपनी बुक
जेंडर इश्यूज अ रोड मैप टू एम्पावरमेंट, शिप्रा पब्लिकेशन न्यू दिल्ली की ये बुक है। उसमें इन्होंने डिफाइन किया, बहुत खूबसूरत तरीके से ये किताब लिखी गई है, आप इसको पढ़िएगा। द टर्म एम्पावरमेंट लिटरली मीन्स द प्रोसेस ऑफ चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग पावर रिलेशन एंड ऑफ गेनिंग कंट्रोल ओवर द सोर्स ऑफ पावर, की सोर्स ऑफ पावर जो है उस पर हमारा कैसे कैसे नियंत्रण बढ़ता जाए, इसी प्रक्रिया को हम सशक्तिकरण कहते हैं। तो और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, पर इतने कॉन्सेप्ट आपके लिए मोर देन एनफ हैं। अगर आप इतने कंसेप्ट को अपने एग्ज़ाम में या अगर मेंस का कोई एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आता है, या आपके नेट और जेआरएफ के एग्ज़ाम होते हैं, या सिंपल बीए और एमए के जो पेपर होते हैं, अगर आप इतने भी कंसेप्ट को लिखे विथ रेफरेंसेस तो आप बहुत अच्छे मार्क्स को गेन कर पाएंगे। और अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो विमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। इस वीडियो में हमने एम्पावरमेंट के कॉन्सेप्ट पे फोकस किया, कहीं कहीं कई लोगों ने सशक्तिकरण को महिला सशक्तिकरण से जोड़ा तो उसको भी हमने डिफाइन किया, पर अगले वीडियोस में प्रॉपर हम विमेन एम्पावरमेंट के कंसेप्ट को बताएंगे। और विमेन एम्पावरमेंट का जो वीडियो रहेगा वो फुल अलग अलग इंग्लिश और हिंदी मीडियम्स का कोशिश करूँगी सेपरेट बनाऊँ, नहीं तो एक में जैसा होगा वो देखते हैं आगे। और अगर आपको मेरे वीडियोस, आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, नहीं भी अच्छे लग रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ सजेशन दीजिए कि मैं और क्या कर सकती हूँ। और आप ध्यान रखिए अपना, खूब अच्छे से पढ़िए। अगर आप पढ़ाई की तरफ डेडिकेटेड है तो फुल फ्लेज अपना डेडिकेशन दीजिए, क्योंकि बेटा पढ़ाई एक बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है। आप कहीं भी रहें, आपको ये पढ़ाई आपकी कहीं भी ख़राब नहीं होगी। तो आप सभी ध्यान रखें अपना, सुरक्षित रहें, घर में रहें और इस टाइम का फुल यूटिलाइजेशन करें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, गुड बाय, ढेर सारा प्यार। हम फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। नमस्कार।